स्कंदन शक्ति। स्कंदन शक्ति को आप स्कंदन क्षमता भी कहते हैं। स्कंदन का ही अर्थ होता है ऊर्णन, तो आप इसको ऊर्णन शक्ति या ऊर्णन क्षमता भी कह सकते हैं। अच्छा, इसी घटना को अंग्रेजी में बोलते हैं कोगुलेशन पावर। अब कोगुलेशन पावर है क्या, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। देखो कोगुलेशन पावर क्या है। देखो मेरे पास एक कोलाइडी विलयन है और इस कोलाइडी विलयन पर आप ऐसा मान सकते हैं किसी भी प्रकार का आवेश है, ऐसे मैं मानने लेता हूं मेरे पास जो कोलाइडी विलयन है वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है। तो अगर मेरे पास ऋणावेशित कोलाइडी विलयन और भी मान लेते हैं, ये भी सारे के सारे कणों पर ऋणावेश है और इस बार मेरे पास इसका स्कंदन कराने के लिए दो विद्युत अपघट्य हैं। पहला इलेक्ट्रोलाइट जो है विद्युत अपघट्य, मेरे पास दो हैं, पहला विद्युत अपघट्य ए और बेटा दूसरा विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या है, बी। अब देखो इसको समझेंगे कैसे। हमने सबसे पहले क्या किया, 1 लीटर कोलाइडी विलयन को लिया। इस बात को ध्यान रखना, एक निश्चित मात्रा मान लेते हैं, आप कुछ भी और भी मान सकते हो। नॉर्मली मैंने माना कि 1 लीटर कोलाइडी विलयन को लेना है और उस कोलाइडी विलयन का हमें स्कंदन कराने के लिए हम विद्युत अपघट्य पदार्थ ए को डालेंगे, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ ए में पॉजिटिव आयन भी होंगे और निगेटिव आयन भी होंगे। तो जो विद्युत अपघट्य पदार्थ ए का पॉजिटिव आयन होगा वो इन निगेटिव चार्ज कोलाइडल पार्टिकल का कराएगा स्कंदन, अर्थात इन कणों के क्या बनाएगा, गुच्छे बनाएगा। आपने इसको डाला ए को, पहले बहुत ही कम मात्रा में आपने ए को डाला और आपने इस बात को चेक किया क्या डाली गई पदार्थ ए की मात्रा ने कोलाइडी विलयन का पूरी तरह से स्कंदन करवा रखा है। अगर पूरी तरह से स्कंदन नहीं करवा रखा है तो आप पदार्थ ए की मात्रा को और बढ़ाते जाओगे, पदार्थ ए की मात्रा को और बढ़ाते जाओगे। आपने स्कंदन तब तक ये पदार्थ की मात्रा बढ़ानी है जब तक आप कोलाइडी विलयन का स्कंदन पूरी तरह से नहीं करा देते हो। पदार्थ ए की एक ऐसी मात्रा होगी जिसमें आप संपूर्ण कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा दोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसी पात्र में से फिर से वही कोलाइडी विलयन भर लेना है 1 लीटर। पहली बार स्कंदन करा दिया, उसको हटा दो। दूसरी बार मैंने फिर से वही कोलाइडी विलयन भर लिया 1 लीटर। अब मैं विद्युत अपघट्य पदार्थ बी को इसमें मिलाऊंगा। अब इस बार बेटा ए को नहीं मिलाने वाले हैं, अब विद्युत अपघट्य पदार्थ बी को मिलाएंगे, क्योंकि विद्युत अपघट्य पदार्थ बी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा सकता है। बी को जैसे जैसे आप मिलाते जाओगे इसका स्कंदन होने लगेगा। और मैं इस बात को भी चेक करूंगा उस समय, तब तक पदार्थ बी को डालेंगे जब तक कि कोलाइडी विलयन का पूरी तरीके से स्कंदन ना हो जाए। फिर मैं क्या चेक करूंगा, मैं दोनों पदार्थों की मात्राओं को देखूंगा। मैंने पदार्थ ए कितनी मात्रा में मिलाया है, मैंने पदार्थ बी कितनी मात्रा में मिलाया है। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमने पदार्थ ए के 10 मिलीमोल मिलाए थे, तब पदार्थ ए के 10 मिलीमोल ने इस पूरे कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा दिया था। लेकिन जब मैंने पदार्थ बी को मिलाना स्टार्ट किया तो पदार्थ बी के 15 मिलीमोल मिलाने पड़े और तब उसने उसी 1 लीटर कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराया। तो मैं क्या देखता हूं, पदार्थ ए या विद्युत अपघट्य पदार्थ ए कम मात्रा में ही पकड़ कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा देता है। लेकिन अगर विद्युत अपघट्य पदार्थ बी द्वारा आप स्कंदन कराने जाते हो तो आपको विद्युत अपघट्य पदार्थ बी कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराने के लिए आपको बी की ज्यादा मात्रा मिलानी पड़ती है। आपको अंदाजा लगता है इससे स्कंदन कराने की क्षमता किस पर ज्यादा थी? तो आप इस बात को अगर ढूंढोगे भी तो आप कहोगे सर जी पदार्थ ए की स्कंदन कराने की क्षमता ज्यादा थी। जानते हो क्यों ज्यादा थी? वैल्यू पर मत जाना, वैल्यू पर इसलिए मत जाना कि देखो कैसे हम इसको समझेंगे। पदार्थ ए के 10 मिलीमोल ही स्कंदन करा देते हैं 1 लीटर कोलाइडी विलयन का, लेकिन पदार्थ बी के 10 मिलीमोल कोलाइडी विलयन का स्कंदन पूरी तरीके से नहीं करा सकते। उसके कितनी मिलीमोल लग जाते हैं? 15 मिलीमोल डाले जाते हैं, तब वो स्कंदन करा पाता है। जो पदार्थ कम मात्रा में ही काम कर दे उसका स्कंदन कराने की क्षमता कैसी है? अधिक। और जो पदार्थ ज्यादा मात्रा में यूज किया जाए और तब वो उस पदार्थ का स्कंदन करा पाए, इसका मतलब इसकी तो स्कंदन कराने की क्षमता कैसी है? कम। मैं क्या बोलूंगा, आप मिलीमोल ना मानो, थोड़ी देर के लिए और भी कुछ मान लेते हैं। कहता है मिलीग्राम मान लेते हैं या ग्राम मान लेते हैं।
10 ग्राम ए से आप कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा लेते हो, केवल 10 ग्राम ए से। और लेकिन जब आप बी से स्कंदन करवाने जाते हो तो आपको 10 नहीं बल्कि कितने ग्राम डालने पड़ते हैं, 15 ग्राम। तो 15 ग्राम ज्यादा पदार्थ डाला गया ना, तो ज्यादा डाला गया तब स्कंदन हुआ। इसका मतलब इसकी क्षमता कम थी तभी तो पदार्थ ज्यादा डाला गया। तो जिस भी विद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन कराने की क्षमता कम होती है वो विद्युत अपघट्य पदार्थ स्कंदन के दौरान कैसा लग जाता है, ज्यादा मात्रा में डालना पड़ता है। क्योंकि क्षमता कम थी तो हमने मात्रा को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया, बढ़ा दिया। तो स्कंदन शक्ति के अगर विषय में पूछता भी है तो किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा कोलाइडी विलयन को जितनी कम से कम मात्रा में स्कंदन करवा सकता है। मैं तो कहता हूं मेरे पास कोई ऐसा विद्युत अपघट्य 1 ग्राम कोलाइडी विलयन, 1 ग्राम अगर विद्युत अपघट्य ले लिया जाए वही पूरे कोलाइडी विलयन को स्कंदन करा दे। जो 1 ग्राम अगर कोई कोलाइडी विलयन का, कोई 1 ग्राम विद्युत अपघट्य अगर पूरे कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा सकता है, इसका मतलब वो विद्युत अपघट्य तो और भी ज्यादा क्षमता रखता है। पदार्थ जितना कम मात्रा में पड़कर स्कंदन करवा दे उसकी क्षमता उतनी ही कैसी है, ज्यादा है। और पदार्थ जितनी ज्यादा मात्रा में पड़े और फिर स्कंदन करा पाए उसकी क्षमता उतनी ही कम है। तो सबसे पहले पूछता है कि स्कंदन शक्ति या स्कंदन क्षमता क्या होती है, तो सबसे पहले उसको डिफाइन करते हैं कि स्कंदन शक्ति या स्कंदन क्षमता क्या होती है। तो देखो मैंने क्या लिखा है, किसी विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन, किसी विद्युत अपघट्य द्वारा कोलाइडी विलयन का स्कंदन, कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराने की क्षमता, कराने की क्षमता को उस विद्युत अपघट्य क्षमता को उस विद्युत अपघट्य की, या बेटा आप कह सकते हो स्कंदन क्षमता कहते हैं या स्कंदन शक्ति कहते हैं। स्कंदन चाहे तो आप लिख दीजिए क्षमता कहते हैं या स्कंदन शक्ति कहते हैं। और आप ये वाली बात बता सकते हो, क्या बता सकते हो, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ कम से कम मात्रा में डाला जाए और स्कंदन करवा दे उसकी स्कंदन क्षमता कैसी होती है, अधिक। और जो पदार्थ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पड़कर स्कंदन करवाता है उसकी स्कंदन क्षमता होती है कम। तो इस बात को भी लिखते हैं, जो पदार्थ कम से कम मात्रा में पड़कर कोलाइडी विलयन का स्कंदन करा सकता है, विलयन का स्कंदन करा सकता है, स्कंदन करा सकता है, उसकी स्कंदन शक्ति या स्कंदन क्षमता आप देख सकते थे, उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है, उतनी ही अधिक होती है। उतनी ही अधिक होती है। तो एक बात ये भी ध्यान रखना कि अगर कोई पदार्थ आपसे कहता है इसकी स्कंदन क्षमता बहुत अधिक है, आप जान जाइए ये पदार्थ विद्युत अपघट्य ऐसा है जो आप कोलाइडी विलयन में डालोगे तो कम से कम पड़ेगा और स्कंदन पूरा करवा डालेगा। तो इसी में से एक और काम कर, एक ये तो हो गया स्कंदन की क्षमता या स्कंदन की शक्ति। इससे एक और चीज को देखो पहचानते हैं। अगर आपको ये वाली बात भी ध्यान रखनी है, अगर आपको किसी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन करवाना है
तो आपको विद्युत अपघट्य के धनावेशित आयन को ढूंढना होगा। अगर आप धनावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना चाहते हो तो आपको विद्युत अपघट्य का ऋणावेशित आयन ढूंढना पड़ेगा। तो इस बात को जरा थोड़ा सा ध्यान रखना। यदि धनावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन, ऐसा लिखो, यदि हटा दो, धनावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराने के लिए विद्युत अपघट्य का ऋणायन जिम्मेदार होता है। ऋणायन जिम्मेदार होता है, इसका शब्द समझ पा रहे हो अर्थ बेटा? मतलब अगर कोलाइडी विलयन धनावेशित है तो उसका स्कंदन धनावेशित आयन तो करा ही नहीं सकता, उसका तो स्कंदन कराएगा विद्युत अपघट्य का कौन सा आयन? ऋणायन जिम्मेदार होता है। और बेटा यही वाली बात चाहे मैं दोबारा से ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के लिए लिख सकता हूं, तो मैं क्या करता हूं, बार बार इसी बात को नहीं लिखते हैं और यहां पर लिख देते हैं, यह गुण विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयनों के लिए भी सत्य है। विपरीत आवेशित का मतलब जानते हो? ऋणावेशित। और ऋणावेशित कोलाइडी विलयन की अगर क्षमता को देखें, ऋणावेशित अगर कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराना होगा तो हम क्षमता किसकी देखेंगे धनावेशित आयन के। तो इसमें से लिखते हैं यह गुण विपरीत आवेशित कोलाइडी विलयन के लिए भी सत्य है। लिए भी सत्य है। अच्छा, इसको लिखने के बाद बेटा एक और छोटी सी हेडिंग है जिसको हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। इस छोटी सी हेडिंग का नाम है स्कंदन मान। स्कंदन मान, रुक जाओ, इसको और भी दो नामों से जानते हैं, ऊर्णन मान, और इसका एक और नाम है कोगुलेशन वैल्यू। कोई बच्चा सोच रहा होगा, कहेगा सर ये सेम चीज तो अभी हम लोगों ने लिखी है। बेटा ध्यान रखना, अभी तक आपने स्कंदन शक्ति या स्कंदन क्षमता लिखा था, अब आपको स्कंदन क्षमता नहीं बल्कि स्कंदन मान पढ़ना है। और इस बार आपको ऊर्णन शक्ति या ऊर्णन क्षमता नहीं पढ़नी है बल्कि ऊर्णन मान पढ़ना है या कोगुलेशन वैल्यू। और कोगुलेशन वैल्यू को बेटा हम समझ सकते हैं बड़े ही आसानी से। देखो मैं तो कहता हूं अब इसी एग्जाम्पल को मैं और भी एक बार दोबारा से रिपीट करूंगा और कोगुलेशन वैल्यू को समझो। कोगुलेशन वैल्यू का निर्धारण करने के लिए आपको सबसे पहले एक कोई भी, चाहे वो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन हो चाहे धनावेशित कोलाइडी विलयन है, आपको रख लेना है। और जानते हो ये कोलाइडी विलयन कितना रहना चाहिए? 1 लीटर। इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन लाएंगे उसको कितना लीटर लेके आएंगे? 1 लीटर लेके आएंगे। और इस 1 लीटर कोलाइडी विलयन में देखो, इस बी को तो हटा दो थोड़ी देर के लिए, हम विद्युत अपघट्य ए पदार्थ को डालेंगे लेकिन इसको कम मात्रा में डालेंगे। देखो क्या कहेंगे, सबसे पहले हम विद्युत अपघट्य पदार्थ के 1 मिलीमोल डालेंगे। एम लिख दे बेटा, मिलीमोल। वैसे तो इसका अर्थ मिलीमीटर भी होता है, लेकिन क्योंकि मैं आपको साथ में बता भी रहा हूं इसलिए अभी इसको समझो, ये है मिलीमोल। मैंने 1 लीटर कोलाइडी विलयन लेकर उसमें 1 मिलीमोल विद्युत अपघट्य को डाला
और इस बात को देखा, क्या 1 मिलीमोल विद्युत अपघट्ट इस कोलाइडी विलयन का पूरी तरह से स्कंदन करवा सकता है? तो मैंने ये पाया कि 1 मिलीमोल को डालने पर कोलाइडी विलयन का स्कंदन पूरी तरह से नहीं हो पाता। मैं क्या करूंगा, मैं 1 मिलीमोल और बढ़ा दूंगा, अर्थात मैंने इस बार कितने मिलीमोल डाल दिए, 2 मिलीमोल डाल दिए, और मैंने स्कंदन को चेक किया, क्या स्कंदन पूरी तरह से हुआ? आया अभी की स्कंदन तो हुआ नहीं पूरी तरह से। तो मैंने क्या किया, 1 लीटर कोलाइडी सॉल्यूशन को लेकर मैंने 3 मिलीमोल mm 3 मिलीमोल विद्युत अपघट्ट को डाला और इस बार चेक किया कि अभी भी कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं हुआ। तो हमने इस बार अमाउंट को और भी बढ़ा दिया, हमने 4 मिलीमोल ले लिया और 4 मिलीमोल को जैसे ही कोलाइडी विलयन पर डाला, मैंने देखा कि ये 4 मिलीमोल विद्युत अपघट्ट 1 लीटर कोलाइडी विलयन को पूरी तरीके से स्कंदित करवा देता है। मैं समझ गया कि कोगुलेशन वैल्यू, या जिसको हम क्या कहते थे, स्कंदन मान, या जिसको कहते थे ऊर्णन मान, उसकी वैल्यू कितनी है, 4 मिलीमोल। परिभाषा यहीं से बनाए, देखो बनाने का मतलब यह है, ये तो समझ लो घर की फैक्ट्री है, किसी समय परिभाषा बना सकते हो, समझो भैया इसको, या तो रट के आओ और या तो यहीं समझ लो। आपको कोलाइडी विलयन कितना लेना है और आपको विद्युत अपघट्ट पदार्थ के थ्रू उसका स्कंदन करवाना है, और विद्युत अपघट्ट की मात्रा क्या है में रखनी है, मिलीमोल में। तो कोई पूछेगा कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है, किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ की मिलीमोल में वह मात्रा जो 1 लीटर के कोलाइडी विलयन का क्या करा सकती है, स्कंदन करा देती है, उस वैल्यू को क्या कहते हैं, स्कंदन मान। और इस जगह देखो थोड़ा सा फिर दोबारा से मैं रिपीट करता हूं, विद्युत अपघट्ट की, या ऐसा स्टार्ट करेंगे और भी अच्छा लगेगा, किसी विद्युत अपघट्ट की मिलीमोल में वह मात्रा जो कितने लीटर, 1 लीटर कौन से विलयन का, कोलाइडी विलयन का क्या करवा सकती है, स्कंदन करवा सकती है। ये मात्रा कहलाती है कोगुलेशन वैल्यू या ऊर्णन मान या स्कंदन मान। अब बात आती है सर जी ये स्कंदन मान किसके लिए है, कोलाइडी विलयन का स्कंदन मान है कि विद्युत अपघट्ट का स्कंदन मान है, विद्युत अपघट्ट। वैल्यू कौन सी मिलाई थी, विद्युत अपघट्ट। भाई पदार्थ आप कौन सा मिला रहे हो, आपने कोलाइडी विलयन को चेंज ही नहीं किया, कोलाइडी विलयन तो शुरुआत में भी 1 लीटर था, अभी भी 1 लीटर है, वैल्यू को किसको चेंज कर रहे हो, विद्युत अपघट्ट। तो कोगुलेशन वैल्यू जो निकलती है वो कोलाइडी विलयन की नहीं निकलती है, कोगुलेशन वैल्यू जो निकलती है वो किसकी निकलती है, विद्युत अपघट्ट की। इस बात को भी ध्यान देने लायक है। तो क्या परिभाषा जान पाओगे, बिल्कुल आराम से, जो भी हमने समझा उसी को लिख देंगे। देखो तो इस बात को कहां, यहीं से लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखते हैं, किसी विद्युत अपघट्ट, किसी विद्युत अपघट्ट पदार्थ की मिलीमोल में वह मात्रा जो 1 लीटर कोलाइडी विलयन, 1 लीटर कोलाइडी विलयन का पूर्ण रूप से स्कंदन करा देती है, पूर्ण रूप से स्कंदन मतलब पूरा का पूरा स्कंदन हो जाता है 1 लीटर कोलाइडी विलयन, स्कंदन करा देती है, स्कंदन करा देती है, स्कंदन करा देती है उस विद्युत अपघट्ट का ऊर्णन मान या कोगुलेशन वैल्यू आप लिख सकते हैं, कहलाता है। तो ऊर्णन मान का मतलब बेटा समझ पाए, तो जो मैंने विद्युत अपघट्ट पदार्थ डाला था 1 मिलीमोल भी उसके लिए ऊर्णन मान नहीं है, 2 मिलीमोल भी नहीं है, 3 मिलीमोल भी नहीं है, क्योंकि 3 मिलीमोल डालते तक तो हमने देखा कि स्कंदन ही नहीं हुआ पूरी तरह से। स्कंदन तो कंप्लीटली तब हुआ जब आपने कितने मिलीमोल को डाल दिया, 4 मिलीमोल को। और एक रिलेशन बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ लेना दद्दू,
सही ढंग से समझ लो। एक क्या समझ लो, ये रिलेशन ऊर्णनमान या स्कंदन मान जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है स्कंदन क्षमता या स्कंदन शक्ति के। बेटा आप स्कंदन शक्ति ना लिखना चाहते तो आप ऊर्णन शक्ति भी लिख सकते थे। ये वाला रिलेशन तो बेटा हर एक को पता होना चाहिए। अगर ये वाली बात नहीं पता है तो समझ लो आपने बहुत गड़बड़ी कर रखी है। देखो, अच्छा ये वाली वैल्यू का ये फॉर्मूला या ये रिलेशन आपको तैयार कैसे होना चाहिए या आप इसको समझोगे कैसे? देखो क्या कहता है, स्कंदन क्षमता अर्थात स्कंदन कराने की क्षमता। जिस भी पदार्थ का स्कंद के पास या जिस भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के पास स्कंदन कराने की क्षमता ज्यादा होगी, अधिक होगी। अच्छा बताओ, अगर उसके पास किसी विद्युत अपघट्य के पास स्कंदन कराने की क्षमता ज्यादा है तो वो पदार्थ कम मात्रा में ही पढ़कर पूरे के पूरे कोलाइडी विलयन का क्या करा देगी, स्कंदन। तो पदार्थ कम मात्रा में पड़ा ना भाई, क्षमता उसकी ज्यादा थी तो कम मात्रा में ही काम कर गया, और कम मात्रा में पड़ा तो कम मात्रा में पड़ने के कारण ऊर्णन मान कैसा आया, कम आया। थोड़ा सा मेरे से गलत लिख गया है इधर, ऊर्णन मान के साथ साथ मुझे स्कंदन मान भी लिख देना चाहिए था। कहलाता है, इधर भी सही कर लेना चाहिए। तो क्या ये वाली बात अभी भी तुम्हारे समझ में आ पा रही है कि जिस भी पदार्थ के पास, जिस भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के पास कोलाइडी विलयन का स्कंदन कराने की क्षमता ज्यादा है, और क्षमता ज्यादा है तो पदार्थ ज्यादा डालोगे कि कम डालोगे, कम। भाई जब भी किसी पदार्थ की क्षमता ज्यादा होती है वो पदार्थ हमेशा कम डाला जाता है। तुमने एक पदार्थ सुना होगा, अगर मैं ध्यान दिलाऊं आप लोगों को, एक तो आपने सुना होगा सुक्रोज को, चीनी को, और एक पदार्थ आपने इसी से रिलेटेड और सुना होगा, फ्रक्टोज को। जानते हो सुक्रोज की अपेक्षा फ्रक्टोज की क्षमता दोगुनी होती है, और क्योंकि फ्रक्टोज की क्षमता दोगुनी होगी, अगर हम बराबर मिठास के विलयन बनाने जाएंगे तो सुक्रोज की क्षमता आधी है, फ्रक्टोज की क्षमता दोगुनी है। फ्रक्टोज की क्षमता अगर ज्यादा है तो फ्रक्टोज कम मात्रा में ही पड़कर अच्छा मीठा कर देगा, लेकिन सुक्रोज ज्यादा मात्रा में डाला जाएगा तब उसे मीठा कर पाएगा। सेम कंडीशन है, जिस भी विद्युत अपघट्य पदार्थ के स्कंदन कराने की क्षमता ज्यादा होगी, आप कहोगे यार इसकी क्षमता ज्यादा है, थोड़ा सा पदार्थ केवल डालो अपने आप स्कंदन करवा डालेगा क्योंकि क्षमता ज्यादा है। तो अगर पदार्थ थोड़ा सा डालोगे तो स्कंदन वैल्यू अपने आप कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। या दूसरे शब्दों में, अगर किसी पदार्थ के पास किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ में कोलाइडी विलयन को स्कंदन कराने की क्षमता कम है, स्कंदन कराने की क्षमता कम का मतलब वो जल्दी से स्कंदन नहीं करा पाता है। तो अगर जल्दी से स्कंदन नहीं कराते पाता है तो आप उस पदार्थ को स्कंदन कराने के लिए कैसा पदार्थ डालोगे, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि भाई क्षमता कम है, ज्यादा ही पड़ेगा पदार्थ अभी, तब स्कंदन करा पाएगा। इसको जल्दी से नोट करते हैं और फिर वो वाली हेडिंग पढ़ते हैं, हार्डी-सुलजे का नियम। तो इसको जल्दी से नोट कर लेते हैं। देखो अभी पढ़ना है हार्डी-सुलजे का नियम, और हार्डी-सुलजे रूल को मैं क्या सोचता हूं पहले मैं लिख देता हूं और फिर इस पर बात करते हैं आगे हार्डी-सुलजे बताना क्या चाहते थे। तो मैं पहले इसको लिख ही देता हूं। देखो ये बात तो पहले से लिखोगे, इस नियम, हाँ बेटा, अनुसार, इस नियम के अनुसार रूल तो अब चालू हुआ, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन शक्ति। अच्छा इस बार मैं समझ गया, स्कंदन शक्ति की बात कर रहा है, स्कंदन मान की कोई भी बात नहीं हो रही है। तो स्कंदन शक्ति को ध्यान रखना, किसी, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन शक्ति उस
विद्युत अपघट्य, उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित प्रभावी आयन के आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। देखो ये रूल है, और इस रूल को आप अगर इतना लंबा नहीं पढ़ना चाहते, वैसे डेफिनेशन मांगेगा तो भैया लिख के आना पड़ेगा, मजबूरी है फिर उस समय। लेकिन अगर आप डेफिनेशन के तौर पर इसको रट कर नहीं रखना चाहते, आप इसे केवल तैयार रखना चाहते हो, तो एक बात तैयार रखो। देखो मैं यहां लिखे देता हूं, क्या चीज आप तैयार रखो इसके विषय में। लिखा है स्कंदन शक्ति डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अर्थात स्कंदन शक्ति निर्भर करती है इस बात पर, और किस बात पर निर्भर करती है? प्रभावी आयन के आवेश पर। अब कहोगे सर सबसे पहली बात तो प्रॉब्लम क्रिएट करवा रहा है एक शब्द जिसका नाम है प्रभावी आयन, इफेक्टिव आयन। आखिर ये इफेक्टिव आयन का अर्थ क्या है? इतना पढ़ गए, इफेक्टिव आयन नहीं जान पाए हम लोग। तो बेटा देखो इफेक्टिव आयन समझो, अगर आपके पास ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, सोचो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है, तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का अगर स्कंदन कराने के लिए आप विद्युत अपघट्य डालते हो, तो ये आपको सोचकर बताना है। जब विद्युत अपघट्य डालोगे तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन कौन सा आयन करेगा? धन आयन के ऋण आयन? पॉजिटिव आयन, धन आयन। तो भैया धन आयन इसके लिए कैसा आयन हो गया? प्रभावी। अब कहोगे प्रभावी क्यों कहा? क्योंकि बेटा ऋणायन क्या इसके स्कंदन पर प्रभाव डालेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा। कौन सा आयन प्रभाव डालेगा? धन आयन। तो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन के लिए जो प्रभावी आयन होता है, जो प्रभावी आयन, मुझे इफेक्टिव आयन लिख देना चाहिए था, चलो लिख देते हैं ऐसा। वो प्रभावी आयन है धन आयन। धन आयन प्रभावी आयन है। और सेम कैटेगरी पे अगर चले तो ऋण आयन, जानते हो प्रभावी आयन कब बनता है? प्रभावी आयन जब कौन सा आवेशित कोलाइडी विलयन दे दिया जाए? धन आवेशित कोलाइडी विलयन दे दिया जाए। तो एक तो प्रभावी आयन को ध्यान दे लें, धनावेशित। अगर आप कोलाइडी विलयन नहीं कहना चाहते तो आप जानते हो आप इसको सॉल भी कह सकते थे, क्योंकि सॉल का भी अर्थ होता है कोलाइडी विलयन। दोनों में से कोई अंतर था नहीं, कहने के अलग अलग तरीके, आप इसको ऐसे बोल सकते थे। अब मैं देखो परिभाषा पर आ जाता हूं। तो ये वाली बात आप इसको केवल पहचाने की प्रभावी आयन या इफेक्टिव आयन का मतलब क्या है, क्योंकि धनावेशित अगर कोलाइडी विलयन है तो जब आप उस पर विद्युत अपघट्य डालोगे तो धनावेशित आयन तो बिल्कुल बेकार है उसके लिए। किसके लिए? स्कंदन के लिए। काम कौन सा आयन करेगा स्कंदन में? ऋणावेशित। तो फिर ऋणायन उसके लिए क्या हो गया? प्रभावी आयन। अब थोड़ा सा परिभाषा पर आ जाते हैं। अब परिभाषा को समझते हैं सही ढंग से। ये मेरे लिए बिल्कुल बेकार अगर मैं समझना चाहूं तो इतनी लाइन तो मैं क्या सोचता हूं मेरे लिए मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है? किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की स्कंदन कराने की शक्ति या स्कंदन कराने की क्षमता उस विद्युत अपघट्य में उपस्थित प्रभावी आयन के आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है या आवेश के समानुपाती होती है। अर्थात सोचने वाली बात है, अगर ऋणावेशित कोलाइडी विलयन आपने ले लिया है
अगर आपने ऋणावेशित कोलाइडी विलयन लेकर के रखा है तो बेटा इसका स्कंदन कौन सा आयन कराएगा? धन आयन। तो स्कंदन कराने की जो क्षमता होती है, स्कंदन कराने की जो शक्ति होती है, वो इस बात पर डिपेंड करती है कि धनायन पर आवेश की मात्रा कितनी अधिक है। जैसे मैं बताऊं, अगर आप किसी ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदन कराने जा रहे हो तो देखो इसको यहां लेकर के आते हैं, यही बता दें क्या, मैंने ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदन कराने के लिए धनावेशित आयन को केवल कंसीडर किया है। ए पॉजिटिव, बी डबल पॉजिटिव, सी ट्रिपल पॉजिटिव एंड डी 4 टाइम पॉजिटिव चार्ज। अब बात आती है इसमें से स्कंदन कराने की क्षमता किसकी ज्यादा है? पहले से हार्डी-सुलजे के रूल में हमने इस बात को पढ़ लिया है, आवेश ज्यादा तो स्कंदन कराने की क्षमता भी ज्यादा। तो बेटा मैं क्या सोचता हूं, ए पर एक पॉजिटिव चार्ज है, केवल इकाई धनावेश है, इस पर स्कंदन कराने की क्षमता कम। बी पर धनावेश की मात्रा ज्यादा है, अधिक है, तो यह ऋणावेशित कोलाइडी विलयन का स्कंदन भी ज्यादा मात्रा में करा लेगा। ऐसे भी पहचान लो, जब कुछ भी काम ना करे दिमाग, पूरी तरीके से दिमाग भी सरेंडर कर दे अपने आप को, कहे कि भैया आप जान नहीं पा रहे कुछ भी, इतना ध्यान रखो। ये 4 धनावेश रखता है ना, अकेले 4 के बराबर क्षमता इस पे स्कंदन कराने की। ये 3 धनायन रखता है तो इसके पास सी के पास 3 के बराबर की क्षमता है स्कंदन कराने की। और बी अगर डबल पॉजिटिव चार्ज रखता है तो इसका मतलब इसके पास क्षमता है स्कंदन कराने की 2 गुनी, और इस पर तो 1 गुनी है। मैं एक नॉर्मल लैंग्वेज पर अगर आपको बताना चाहूं, बिल्कुल सरल लैंग्वेज पर आपको समझाने के लिए, ए अगर 4 मिलीमोल लगेगा तो डी केवल 1 मिलीमोल लगेगा और काम कर देगा, तो स्कंदन कराने की क्षमता इस पर ज्यादा है। सेम कैटेगरी पर अगर आप धनावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदित कराना चाहते हो तो आप अपना प्रभावी आयन ढूंढ के लाओगे ऋणायनों को। अब देखो ऋणायन में से बी डबल माइनस, सी ट्रिपल माइनस और डी 4 टाइम माइनस। क्या इस बात का भी अर्थ समझ पा रहे हो? वैसे तुम्हारे हिसाब से ABCD में से स्कंदन कराने की क्षमता जो है वो सबसे ज्यादा कौन से आयन पर है? डी 4 निगेटिव आयन। अच्छा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है अपने यहां जो बहुत ही अधिक मात्रा में पूछा जाता है, ज्यादातर एग्जामिनेशन में ऐसा आया है। तो क्योंकि ज्यादातर एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन आया है, उसको हम यहां सॉल्व करवाते हैं या उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू लिखवा देते हैं। आज कौन खुश हो गया? चलो अच्छा, तो उस घटना को भी लिखा देते हैं। इस बात को देखो, धनावेशित सॉल को, धनावेशित सॉल को स्कंदित करने की क्षमता। बेटा आपके पास धनावेशित सॉल है, इसको स्कंदित करने की क्षमता कहेगा, आप ऋणायनों को ढूंढोगे। और मैंने 4 ऋणायन अपने मन से ढूंढ रखे हैं। कौन कौन से ऋणायन ढूंढ रखे? क्योंकि सर ये अपने मन से रट के रखा है बेटा, क्वेश्चन इसी टाइप का अगर पूछा जाएगा तो आएगा। पहला है FeCN6 4 टाइम निगेटिव चार्ज। दूसरा है PO4 3 टाइम निगेटिव चार्ज। तीसरा है SO4 2 टाइम निगेटिव चार्ज। और लास्ट में है Cl सिंगल टाइम निगेटिव चार्ज। ऐसा कुछ लिख करके आपको दे दिया है। अब आपसे पूछता है स्कंदन कराने की क्षमता को बताइए। सर जी, स्कंदन कराने की क्षमता सबसे ज्यादा किस पे है? धनावेशित है, ऋणावेशित आयन काम कर जाएगा, बिल्कुल अच्छा है। वैसे तुम्हारा अंदाजा क्या कि इस पे स्कंदन कराने की क्षमता सबसे अधिक है? FeCN6 4 निगेटिव चार्ज। इसको कहते क्या है? फेरो साइनाइड आयन। इसको क्या कहते हैं? फॉस्फेट आयन। इसको क्या कहते हैं? सल्फेट आयन। ये कौन सा है? क्लोराइड आयन। तो
सबसे ज्यादा फेरोसाइनाइड आयन पर स्कंदन कराने की क्षमता, फिर फॉस्फेट आयन पर स्कंदन कराने की क्षमता, उससे कम सल्फेट आयन पर स्कंदन कराने की क्षमता, और सबसे कम स्कंदन कराने की क्षमता है क्लोराइड आयन पर। वैसे मैं क्या सोचता हूं, अगर आपको ये आयन चेंज करके दे दिए गए, वैसे तो जनरली यही आयन आते हैं, लेकिन अगर इससे भी अलग आपके पास आता है तो आप फिर उसको तैयार करके रखोगे। आपको बेटा आपको ये आयन से मतलब ही नहीं, आपको मतलब है किससे, केवल चार्ज की अमाउंट से। वो चार्ज की अमाउंट जितनी भी जाएगी उस बेसिस पे बात करेंगे केवल। अभी नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, एक और लिखते हैं, ऋणावेशित सॉल को स्कंदित करने की क्षमता। अब बेटा धनायनों को लिख देंगे, क्योंकि इस बार हमको ऋणावेशित सॉल का स्कंदन कराना है, तो धनायनों को लिखेंगे। तो धनायन मेरे पास देखो कैसे आते हैं, देखो ऐसा लिख करके आ गया। और आज से पूछता है कि बताओ आपको ऋणावेशित कोलाइडी विलयन को स्कंदन कराना है, कौन से आयन पर स्कंदन कराने की क्षमता सबसे अधिक है। नॉर्मली पहचान लोगे, सबसे ज्यादा आवेश किस पर है, एसएन पर, टिन पर, तो टिन की स्कंदन कराने की क्षमता सबसे ज्यादा है। इसके बाद स्कंदन कराने की क्षमता एल्यूमिनियम की, उससे भी कम बेरियम की, और इन आयनों में से सबसे कम किसकी है, सोडियम आयन की स्कंदन कराने की क्षमता सबसे कम है। और इस बात को भी ध्यान रख लो, अगर इसके स्कंदन कराने की क्षमता सबसे अधिक है तो इसका स्कंदन मान सबसे कम, क्योंकि क्षमता ज्यादा है ना, तो यह पदार्थ कैसा पड़ेगा, कम मात्रा में स्कंदन करा देगा। तो इस स्कंदन मान जो है वो कम है। इसको जल्दी से नोट करते हैं, एक बहुत ही खतरनाक परिभाषा है स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर का, जो बहुत पूछा जाता है अपने यहां, उसको पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, स्वर्ण संख्या। और स्वर्ण संख्या को पढ़ें उसके पहले हम लोगों को कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। जैसे एक ये बात जान लेनी जरूरी है, रक्षी कोलायड। अब रक्षी कोलायड क्या होता है, अभी इसको क्या है कि नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो इसको अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, आज केवल समझते हैं इसको क्या है। रक्षी कोलायड एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है, अगर इसे किसी दूसरे कोलाइडी विलयन में डाल दिया जाए तो ये रक्षी कोलायड उस कोलाइडी विलयन का स्कंदन नहीं होने देता। स्कंदन जानते हो ना क्या होता है, तो रक्षी कोलाइड क्या करता है, दूसरे कोलाइडी विलयन को स्कंदन होने से बचा लेता है। क्योंकि बचा लेता है, इसका नाम क्या रखा गया, रक्षी कोलाइड। तो अभी के लिए इतना समझोगे, क्योंकि सर जी बाकी क्या है, तो नेक्स्ट क्लास पे बाकी है। तो हमने किया क्या, हमने एक बर्तन ले लिया और इस बर्तन में हमने 10 ml बेटा गोल्ड सॉल को भर रखा है। गोल्ड सॉल का मतलब जानते हो, स्वर्ण धातु का कोलाइडी विलयन। एक तो ये बात ध्यान रखना है। फिर इसके जस्ट बगल में एक दूसरे बर्तन में अब हम लोगों को केमिकली थोड़े से अच्छे वर्क करने हैं। केमिकली थोड़े से अच्छे वर्क क्या करने हैं, 10% NaCl का 1 ml विलयन लेना है। ये तो सारे बच्चे जानते हैं कि जो NaCl है ये एक प्रकार का है विद्युत अपघट्य, और ये विद्युत अपघट्य अगर इस गोल्ड सॉल में पड़ गया तो ये गोल्ड सॉल का क्या करवा देगा, स्कंदन। अब कहोगे सर जी इसका मतलब जान गए, NaCl का जो भी घोल है वो 1 ml केवल लेना है और 1 ml से ही हमसे काम करवाना है, बस इससे ज्यादा मत करवाना काम। लेकिन सर जी ये जो आगे लिखा हुआ इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 10% सॉल्यूशन बनाने का मतलब जानते हो, कोई कह देता है नमक का 10% सॉल्यूशन बनाओ। इसका मतलब है अगर नमक का 100 ग्राम घोल तैयार करवाना है आपको तो उसमें से 10 ग्राम नमक होना चाहिए, अर्थात NaCl होना चाहिए, और बाकी बेटा 90 ग्राम क्या होना चाहिए, जल। क्या 10% का मतलब समझ पा रहे हो क्या है भाई, टोटल कितना है 100 ग्राम,
उसमें से नमक कितना है 10 ग्राम, 10% हो गया। 100 में से 10, 100 में से 10 आ जाए तो 10%, 100 में से 20 तो 20%। तो नमक की सांद्रता 10% कैसे मिलानी जान गए। 10 ग्राम नमक को 90 ग्राम जल में क्या कर लेना है, घोलना है। टोटल सॉल्यूशन कितने ग्राम बन जाएगा, 100 ग्राम। वो जो घोल बनकर तैयार तुमको मिला है वो है 10% NaCl का घोल। और उसमें से आपको पूरा घोल नहीं लेना है, केवल कितना लेना है 1 ml। घोल आपने ज्यादा बनाया होगा लेकिन आपको 1 ml लेकर रखना है। और फिर साइड में हमको लिख लेना है एक रक्षी कोलाइड को। कहोगे सर जी रक्षी कोलाइड क्या है, बेटा गोंद, जिलेटिन, स्टार्च, ये सारे के सारे रक्षी कोलाइड है। अंडे का एल्ब्यूमिन ये भी एक प्रकार का रक्षी कोलाइड है। आप इनमें से कोई एक रक्षी कोलाइड ले आओगे। मैंने माना रक्षी कोलाइड पदार्थ लिया है हमने कौन सा, ए। अभी किसी का नाम एक्सपोज नहीं करेंगे, ए है, पता नहीं कौन सा है रक्षी कोलाइड बेटा, क्योंकि अगर मैंने किसी पर्सनल कंपोनेंट का नाम ले लिया तो उसके लिए मुझे वो वैल्यू भी क्लियर करनी पड़ेगी पहले से। तो मैंने माना रक्षी कोलाइड ए है। और ये रक्षी कोलाइड ए क्या करेगा, गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन नहीं होने देगा, ये आपको पता है पहले से। समझ गए, देखो करना क्या है अब हमको। अब हम रक्षी कोलाइड के सबसे पहले रक्षी कोलाइड 1 मिलीग्राम इसमें डालेंगे। अभी रक्षी कोलाइड केवल कितने मिलीग्राम पड़ा है, 1 मिलीग्राम। और 1 मिलीग्राम जब रक्षी कोलाइड मैंने इसमें डाल दिया, घोल दिया, हम निश्चिंत हो गए कि रक्षी कोलाइड जो है अब गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन होने ही नहीं देगा। लेकिन स्कंदन तो हमको करवा के चेक करना है कि होने देगा कि नहीं होने देगा। हम ये जो सॉल्यूशन है 10% NaCl का 1 ml सॉल्यूशन, इसको यहां पर डालेंगे। और जैसे ही मैंने डाला यहां पर, मैंने क्या देखा जानते हो, कि गोल्ड सॉल्ट का तो स्कंदन हो गया। हम परेशान हो गए यार गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन कैसे हो गया। मैं समझ गया पक्का जो रक्षी कोलाइड था वो काम नहीं कर पाया। जानते हो रक्षी कोलाइड काम क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि अभी इसकी मात्रा कैसी डाली है, कम। आपको ज्यादा डालनी थी, आपने फिर सारा का सारा ऊपर साफ किया, दोबारा से 10 ml गोल्ड सॉल्ट को भर दिया। और जानते हो इस बार मैंने 1 ml मिलीग्राम की जगह पे कितने मिलीग्राम डाल दिया, 2 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड डाल दिया। और 2 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड डालकर अब हमने ललकार दिया NaCl को, कहा आओ फिर स्कंदन करवा के दिखाओ। जानते हो जैसे 10% NaCl का जो सोल्यूशन 1 ml डाला गया, 1 ml NaCl के सोल्यूशन ने फिर से स्कंदन करवा दिया। मैं समझ गया कि अभी भी हम लोगों ने रक्षी कोलाइड की मात्रा को केवल कितने मिलीग्राम रखा है, 2, ये कम है। मैं इस अमाउंट को बढ़ाते चला जाऊंगा, बढ़ाते चले जाऊंगा, बढ़ाते चले जाऊंगा, बढ़ते रहा बढ़ते रहा। एक समय ऐसे आया कि 4 मिलीग्राम जब मैंने रक्षी कोलाइड को इसमें घोला था और फिर इसके बाद NaCl का 1 ml विलेन डाला था, स्कंदन हो गया था। लेकिन जैसे ही मैंने 4.1 मिलीग्राम रक्षी कोलाइड को इसमें मिलाया और फिर मैंने 10% NaCl के 1 ml विलियन को इसमें डालकर स्कंदन कराना चाहा, मैंने इस बार देखा कि वो जो NaCl का सॉल्यूशन है वो गोल्ड सॉल्ट का स्कंदन करवा नहीं पाया। जानते हो उस समय स्वर्ण संख्या का मान कितना आ जाएगा, 4.1 मिलीग्राम। ये 4.1 मिलीग्राम नाम तो इसका स्वर्ण संख्या है, लेकिन ये वैल्यू किसकी है, गोल्ड सॉल्ट की कि NaCl की कि रक्षी कोलाइड की, रक्षी कोलाइड। तो परिभाषा भी वहीं से स्टार्ट हुई। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, हां भाई रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा है जो 10 ml गोल्ड सॉल्ट, हां गोल्ड सॉल्ट भी 10 ml डाला गया था, में उपस्थित रहकर, अर्थात जब मैंने इसको 10 ml गोल्ड सॉल्ट में मिला दिया तब 10% NaCl के 1 ml विलियन द्वारा 10% NaCl का 1 ml विलियन मिला देने पर भी स्कंदन को क्या कर दिया, इसने रोक दिया, अर्थात स्कंदन नहीं होने दिया। तो स्कंदन अगर नहीं होने देगा, इस संख्या को ही स्वर्ण संख्या कहते हैं। क्या सबसे पहला बात तो मैं पूछूंगा, क्या ये एक्सपेरिमेंट तुमको कुछ समझ में आ रहा है, सारी चीजें समझ में आ रही हैं। डेफिनेशन बिल्कुल आसान होता है अगर आप एक्सपेरिमेंट को समझ सकते हो, फिर डेफिनेशन आपको प्रॉब्लम कभी नहीं करता है। स्वर्ण संख्या को एक और नाम है स्वर्णांक भी कहते हैं। अगर स्वर्ण संख्या कहता है तो ठीक है, नहीं तो स्वर्ण संख्या को एक और नाम से जानते हैं, स्वर्णांक। तो स्वर्णांक भी कह देता है तो भी बेटा सेम है। तो एक काम करेंगे, स्वर्ण संख्या को अभी इतना ही पढ़ेंगे, हालांकि स्वर्ण संख्या से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं,
लेकिन स्वर्ण संख्या से रिलेटेड जो चीजें आएंगी और ये रच्छी कोलाज से जो रिलेटेड चीज है भैया ये रहेगा अगली क्लास पर।